देखिए, अभी जो भर्तियां आने वाली हैं या चल रही हैं उनमें आप देखिएगा, एसएससी जीडी फॉर्म चल रहे हैं अभी, है ना, और कंप्लीट होने वाले हैं। अपकमिंग वैकेंसी में जो टाइम जा रहा है वही जा रहा है। 2 वैकेंसी हैं बिल्कुल, जिनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। एक यूपी पुलिस के और एक आरआरबी ग्रुप डी के दोबारा से आ रहे हैं। दोनों में ठीक ठाक वैकेंसी है। तीसरा चौथा इनके अलावा जो भर्ती है अभी प्रेजेंट में किसकी है? होमगार्ड की। इनके अलावा यूपी ट्रिपल एससी तमाम भर्ती दे रही है, और उनमें से एक भर्ती अभी प्रेजेंट में चल गई आज से। कौन सी? लेखपाल की, है ना। इन सभी में, इनमें से किसी में भी जब आप जीएस का सिलेबस उठाइएगा, इनमें से किसी का भी जीएस का सिलेबस उठाइएगा तो सेम मिलेगा सब में, लगभग लगभग सब में सेम है। अब इसमें भी मैं एक बात बताऊं आपको, होमगार्ड में परीक्षा होनी है 100 नंबर की। एक और पेपर है अभी यूपीएसआई का, उसमें भी यही जीएस है, बस थोड़े थोड़े अंतर हैं, वो मैं बता दे रहा हूं अभी। होमगार्ड में 100 नंबर का पेपर है, पूरी की पूरी जीएस है ओनली, और कुछ है ही नहीं। लेखपाल में भी 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर के पेपर में से एक तो 10 नंबर की हिंदी आ रही है ना, और क्या आ रहा है? एक 10 नंबर का आ रहा है क्या? डीआई। इसके अलावा पूरी की पूरी उसमें भी जीएस है, मतलब लगभग मान के चलिए कि 80 नंबर की इधर भी जीएस है, कंप्यूटर सहित। इनमें से कोई भी वैकेंसी ऐसी है ही नहीं जो जीएस से हट करके हो, सभी वैकेंसियों में है ही है प्रॉपर वे में। सिलेबस सबका वही है, सेम टू सेम, डिक्टो कॉपी, है ना। इन परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए हमने एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि अब हम कोर्स जिस तरीके से लॉन्ग टर्म में लेकर के करते हैं जीएस का, उस तरीके से कोर्स कंप्लीट होगा नहीं। तो इनको अब हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया है। कोर्स को हम ऑब्जेक्टिव तरीके से करने की कोशिश करेंगे, बस उसका जो फंडामेंटल है उसको प्रॉपर वे में अलग अलग समझाते जाएंगे, और फंडामेंटल से बेसिक क्वेश्चन जो है आपके वो डील होते चले जाएंगे, ठीक है। इन सभी भर्ती के पर्पज से, इन सभी भर्तियों में सेम सिलेबस रहना है, तो उसी हिसाब से मैं सिलेबस को काउंट करता हूं। और सबसे पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी है और हर भर्ती में सबसे पहले नंबर पर भी दिया गया है, वो यही है इन सभी भर्तियों में, भारतीय इतिहास और उसका राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारतीय इतिहास तथा उसका राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे ही एक शब्द आया है इतिहास, इतिहास इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? हिस्टोरिका। इतिहास का जनक कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। और इसी सब्जेक्ट पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। इतिहास को पढ़ने के क्रम में हमने सबसे पहली बार 3 भागों में डिवाइड किया, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। 3 भाग सबसे पहले हमने इसके किए। कौन कौन से? एक है प्राग इतिहास, जिसको प्रागैतिहास बोलते हैं, और दूसरा है आद्य इतिहास, और तीसरा है इतिहास। प्रागैतिहास किसको कहा जाता है?
जिस इतिहास को जानने के स्रोत हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं हो, या जिस युग का इतिहास केवल साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, कोई लिखित वर्णन नहीं मिला हो, उस इतिहास को प्रागैतिहास कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें लिखने के लिए या जानने के लिए, लिखने के लिए साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। इस युग का इतिहास जानने के लिए क्या उपलब्ध है? साक्ष्य ही उपलब्ध हैं, लिखित वर्णन नहीं है। लिखित वर्णन अनुपस्थित है, लिखित वर्णन नहीं है। क्या इस इतिहास में किसी दौर के कालखंड को रखा जाता है? तो बिल्कुल रखा जाता है। इस इतिहास में, प्रागैतिहास में पाषाण संस्कृतियों को हम पढ़ते हैं। पाषाण काल इसी इतिहास में आता है। पाषाण काल कौन से युग में आता है? प्रागैतिहास में आता है। कौन से युग में आता है? प्रागैतिहास में। ठीक है। दूसरा होता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का क्या मतलब होता है? इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य तो हैं, यानी कि ये चीज तो उपलब्ध है, लेकिन जो साक्ष्य है ना ये लिखित वाले, ये कैसे हैं? तो जो लिखित साक्ष्य हैं वो ऐसे हैं कि या तो उनको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया है ना, या फिर क्या कर दिया गया है, या तो वो पढ़ ही नहीं गए हैं। ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है क्लिष्ट कि उस लैंग्वेज को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, या बाद में लिखा गया है, या बाद में लिखा गया है। बाद में लिखा गया है ऐसे मतलब क्या है? बाद में लिखा गया है का मतलब है कि जैसे आज मुझे अपने दादाजी का इतिहास लिखने को बोल दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा? कुछ दो चार बातें जो मैंने सोच रखी होंगी, सुन रखी होंगी उनके बारे में, वो बातें लिखूंगा और उसके बाद फिर लंबी लंबी फेंकूंगा कि दादा मतलब एक बार पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी, पूरा राउंड डाले, मतलब ऐसी ऐसी बात लिखूंगा। एक बार तो अमेरिका में ऐसी पटक मारी कि बस भयंकर भयंकर चीजें लिखूंगा ना। फिर मैं बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दोनों बातें क्लियर है ना? तो प्रागैतिहास का मतलब क्या है? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल लिखने के लिए हमारे पास क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल क्या है? वहां जो चीजें पाई गई है, वहां जो उपकरण पाई गई है, क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन काय के आधार पर लिखा गया है? उपकरण पाए गए हैं, उन उपकरणों के आधार पर लिख दिया गया। जैसे ये कोचिंग है, इस कोचिंग में मान के चलो बैठने, ये डह जाए जमीन, ये जगह डह जाए, डह जाए, मट्टी में दब जाए, जब इसकी खुदाई हो तो पता चले कि यहाँ से बेंच वेंच वगैरह इस तरीके की कुछ चीजें मिली, तो एक आइडिया लगाया जाएगा कि हो सकता है यहाँ कोई कोचिंग चलती होगी। तो इस तरीके से जो आइडिया के आधार पर लिखा गया है उसको हम कहते हैं प्रागैतिहास, जैसे पाषाण काल। ठीक है ना? उसके बाद जो लिखित साक्ष्य तो देता है, लेकिन वो लिखित साक्ष्य इतनी क्लिष्ट लैंग्वेज में है कि उसको या तो हमारी समझ में ही नहीं आई वो आज तक, है ना, या फिर लिखे गए हैं वो बाद में, उनको हम कहते हैं आद्य इतिहास। क्या इस कालखंड में कोई आता है? तो बिल्कुल आता है भाई। ऐसी लैंग्वेज जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, ऐसी लैंग्वेज का हमारे पास एक साक्ष्य आता है बहुत बढ़िया वाला, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में लैंग्वेज तो मिल रही है, लिखित साक्ष्य तो मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिखित साक्ष्यों को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, या फिर वो बाद में लिखे गए हैं। ये भी बिल्कुल भाई सही बात है, बाद में लिखा गया है। कौन सा? तो हमारे वेद और पुराण जितने भी है ना, वो सब बातें तो करते हैं कैसी, हजारों साल पहले की, कि इतने वर्ष बाद इतना कोई राजा होगा, ये होगा वो होगा। और जब उनका ऐतिहासिक तथ्य जानने की कोशिश की गई तब पता चलता है कि पुराण और वेद जितने भी हैं वो सबके सब लिखे गए हैं गुप्त युग में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी कि या तो फिर उनको बाद में लिखा गया है, जैसे वैदिक काल। जैसे कौन? समझ गए ना? तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल दोनों किस में आते हैं? आद्य इतिहास में। ठीक है, क्लियर है?
यहां के बाद जिस किसी कालखंड के बारे में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं तथा उन्हें पढ़ भी लिया गया है और उनके बतौर मतलब चेकिंग के लिए भी 2-4 और साक्ष्य मिल जाते हैं, उस कालखंड को हम कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। और इसकी शुरुआत होती है भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। क्लियर है? भारत का द्वितीय नगरीय क्रांति बोलेंगे इसको, भारत का द्वितीय नगरीकरण। यहां तक कोई दिक्कत इतने में? क्लियर है? तो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कौन सा? इतिहास। और इतिहास के बारे में हमने जाना कि इतिहास का जनक है हेरोडोटस, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी इस सब्जेक्ट पर सबसे पहली कौन सी? हिस्टोरिका। कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिका। इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके पढ़ा जाता है। कौन कौन सा? प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राग इतिहास का मतलब क्या है? वह कालखंड जिसके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साक्ष्य के तौर पर केवल उपकरण है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और इस युग में हम पढ़ेंगे पाषाण संस्कृतियों को। ठीक है? दूसरा होता है कौन सा? आद्य इतिहास। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन या तो वो ऐसे क्लिष्ट हैं कि उनको आज तक पढ़ नहीं पाए, या फिर वो क्या है? बाद में लिखे गए। ठीक है? और तीसरा हो जाता है इतिहास। और भारतीय इतिहास का कालानुक्रम शुरू होता है कहां से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। यहां तक कोई दिक्कत? ये 3 बातें क्लियर हैं? हटाऊं इसको मैं? हो गया? आगे अब ये जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, इस इतिहास को 3 जगह बांट करके अलग पढ़ना है अब हमको। एक होगा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडिया, है ना। दूसरा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा होगा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री इसी को बोलते हैं। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये इसी का हिस्सा है, आधुनिक भारत का। ठीक है? जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक के इतिहास को अपने आप में कंबाइन करता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक जाती है। ठीक है? आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से शुरू होता है और 1947, कई जगह 50 और कई जगह 62 तक चला जाता है। कुछ इतिहासकार 47 में समाप्त कर देते हैं भारत की आजादी के साथ। कुछ इतिहासकार भारत में क्या शुरू हो जाने से, 1950 में क्या लागू होता है? संविधान के लागू हो जाने से शुरू समाप्त करते हैं। और कुछ इतिहासकार इसको 1962 तक लेकर के चले जाते हैं जब गोवा वगैरह को आजादी मिल जाती है। ठीक है? अलग अलग सेशन है। प्राचीन भारत के इतिहास को हम हिंदू शासनकाल के तौर पर जानते हैं, हिंदू साम्राज्य। ठीक है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात की जाएगी, मुस्लिम साम्राज्य। और आधुनिक भारत की शुरुआत की जाएगी कौन? अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी शासन। 3 भागों में इस तरीके से बटा हुआ है भारत का इतिहास। ठीक है? एक क्वेश्चन आता है, हिंदू शासन का समापन और मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत किस युद्ध के द्वारा होती है? तो भारत में हिंदू साम्राज्य का समापन और मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध करता है। कौन करता है? तराइन का द्वितीय युद्ध करता है।
तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस 1192 में मोहम्मद गौरी। ठीक है। मुस्लिम साम्राज्य भी यहां दो भागों में बटा हुआ है। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक और मुगल साम्राज्य 1526 से 1707। एक दूसरा क्वेश्चन यहां आता है, कौन दिल्ली साम्राज्य को समाप्त करता है और मुगल सत्ता की शुरुआत करता है? कौन सा युद्ध है वो? बाबर करता है, बिल्कुल। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये दिल्ली सल्तनत समाप्त करके मुगल साम्राज्य की ओर लेकर के चला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन मुगल साम्राज्य को समाप्त करता है और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत करता है? तो भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत होती है प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757। ठीक है। ये इन सभी को आपस में जोड़ने के तरीके हो गए। कोई दिक्कत इसमें? तो हमें 3 कालखंड पढ़ने हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास हमको शुरू से लेकर के कहां तक पढ़ना है? 1206 ईस्वी तक पढ़ना है। इसमें हमको हिंदू सम्राटों के बारे में, हिंदू साम्राज्य के बारे में बातें करनी है। इस हिंदू साम्राज्य का समापन होगा किसके द्वारा? तराइन के द्वितीय युद्ध के द्वारा, जहां पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाएगी मोहम्मद गौरी के द्वारा 1192 में। वहां से मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत की नींव रखते हुए नजर आएंगे और दिल्ली सल्तनत की नींव रखने का मतलब होता है मुगल साम्राज्य की शुरुआत, सॉरी मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत। दिल्ली सल्तनत की वास्तविक शुरुआत 1206 से होगी, 1526 तक जाएगा और फिर मुगल साम्राज्य की शुरुआत होगी। दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल साम्राज्य को शुरू करेगा कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। और मुगल साम्राज्य को समाप्त करके पूरी तरीके से, समाप्त तो अलग युद्धों से होता है लेकिन पूरी तरीके से समाप्त करके भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत करेगा कौन? प्लासी का युद्ध। लेकिन मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से समापन प्लासी के युद्ध के द्वारा नहीं होता है। मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से समापन 1857 की क्रांति में हुआ। ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी, लेकिन शासनों की शुरुआत इसी क्रम में है। ये चीजें अपनी दिमाग में रहेंगी। जब तक खाका नहीं बना रहेगा दिमाग में, ध्यान रखिएगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। हिस्ट्री की चीजें जब सिस्टम बाय सिस्टम खाका बन करके आपके दिमाग में रहेंगी, तभी आगे ऑब्जेक्टिव चीज भी तभी फंस पाएगी, नहीं तो फंसेगी नहीं। ठीक है ना? इतना क्लियर है? हटा सकते हैं इसको आगे। तो इसमें से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी? प्राचीन भारत के इतिहास की। हमको शुरुआत करनी है किसकी? प्राचीन भारत के इतिहास की। अब प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत करनी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई हमें इसके कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ लेने होंगे कि कौन कौन क्या क्या किस दौर में है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आप याद रखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पाषाण काल। क्या पढ़ना है? पाषाण काल, है ना। पाषाण काल का समय क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से भारत में 25 लाख ईसा पूर्व से मानव संस्कृति के उदय की बात की जाती है भारतीय इतिहास में। कब से? 25 लाख ईसा पूर्व से। तो पाषाण काल का मतलब हो जाएगा 25 लाख ईसा पूर्व, मतलब बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो कालानुक्रम है उसे हम पाषाण काल में पढ़ेंगे, है ना।
ये पाषाण काल को 3 भागों में अलग अलग बांटा जाएगा। 3 कालखंड होंगे इसके। एक होगा पुरा पाषाण काल, दूसरा होगा मध्य पाषाण काल और तीसरा होगा नव पाषाण काल। ठीक है। पुरा पाषाण काल का जो समय है, पुरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक जाएगा। ठीक है। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक जाएगा। नव पाषाण काल की भी शुरुआत 10,000 बीसी में होगी। आप कहेंगे ये दोनों एक साथ कैसे? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में सिमिलर होती हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो 4,000 के बाद अलग अलग बढ़ती हैं, इसीलिए इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है, दोनों को इसी तरीके से काउंट करते हैं। लेकिन ये जाएगा कहां तक? 1,000 बीसी तक। ठीक है। पढ़ने के लिए तो इसको भी, पुरा पाषाण काल को भी हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, इस तरीके से पाषाण संस्कृति कंप्लीट होगी। एक पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है इसमें? हटाएं इसको, इतने को। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कौन सा? पाषाण काल। किस तरीके का बंटवारा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना फ्रेम बना रहेगा। आगे बात करते हैं। तो हमसे सबसे पहली बार वो काय की बात कर रहा है? पाषाण काल की। पाषाण काल क्लियर हो गया। पाषाण काल पढ़ने के बाद जो दूसरा टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए आएगा वो आएगा हड़प्पा सभ्यता। ये पाषाण काल के कालखंडों में से ही है एक, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो समय है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का है। मैंने अभी बताया था आपको, यहां पाषाण काल समाप्त होगा 1000 बीसी पर। इसका मतलब क्या है? ये इसी दौर में से है। हड़प्पा सभ्यता भी किस में से है? एक पाषाण संस्कृतियों में से ही है। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो अगला घटनाक्रम हम पढ़ेंगे वो रहेगा वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की शुरुआत होगी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। भारत में हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? भारत में हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। वहीं भारत में हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के समाप्त हो जाने के बाद जो अगली सभ्यता आती है, या आप समझ रहे हैं कि आपकी पीढ़ी जब समाप्त होगी तो जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसी होगी? आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में हार्ड होगी कि कम होगी? आपसे स्ट्रांग होगी ना टेक्नोलॉजी में, आपसे स्ट्रांग होगी टेक्नोलॉजी में। यानी कि सभ्यताएं क्या करती हैं? हमेशा विकास की ओर जाती हैं। किधर जाती हैं? विकास की ओर जाती हैं। लेकिन भारत की साथ ये दुरावस्था है। ये कुछ कैसे भी कह के चलिए, हम ये कह सकते हैं कि भारत के साथ इसका जस्ट अपोजिट हुआ। पूरी दुनिया में भारत के पास सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, लेकिन उसी भारत के पास दोबारा से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाने के बाद, यानी कि नगरीय सभ्यता के समाप्त हो जाने के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ। वैदिक काल जो है वो किस दौर पर देखा जाता है? तो ग्रामीण सभ्यता के तौर पर देखा जाता है। वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। दूसरी बात एक और समझिएगा कि ये हड़प्पा सभ्यता 1750 में समाप्त हो रही है और वैदिक सभ्यता 1500 में समाप्त हो रही है। आप कहेंगे ये 250 साल क्या हुआ? फिर ये 250 वर्ष क्या हुआ? तो 250 वर्ष हुआ कुछ नहीं है, ये संक्रमण का दौर है। इस दौर में पूरी तरीके से ना हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो पाई और ना पूरी तरीके से इस दौर में वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो पाई। तो संक्रमण के दौर को क्या बोला जाता है? उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है इतना?
इसके बाद में भारत में एक अलग तरीके की सिचुएशन स्टार्ट होगी और वो होगी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास प्लस धार्मिक क्रांतियां। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास के बारे में आप बात करेंगे तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत में द्वितीय नगरीकरण के तौर पर देखा जाता है। भारत में पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता है। प्रथम नगरीकरण कौन सा है बेटा? हड़प्पा सभ्यता है। भारत में द्वितीय नगरीकरण, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए सीधे सीधे अलग अलग, दिमाग में रह रहेंगी ना चीजें। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव जब फंस जाएगा पूरा तब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो भारत में इसको हम कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है इसको हम? तो इसको हम जानते हैं द्वितीय नगरीकरण के नाम से। किस नाम से? द्वितीय नगरीकरण के नाम से। और द्वितीय नगरीकरण के तौर पर हम देखते हैं कि यहां 16 नगरों का उदय होता है। कितने नगरों का? भारत में 16 नगरों का उदय होता है। उसी को नाम दिया जाता है 16 महाजनपदों का उदय। क्या नाम दिया जाता है? 16 महाजनपदों का उदय। और भारत में ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से 8 अकेले यूपी में पड़ते हैं। उनको पढ़ाएंगे अलग अलग, ठीक है ना? डाटा क्लियर है? और इन्हीं 16 महाजनपदों का उदय होगा पहले यहां, और यहां में क्या अंतर है वो समझिएगा। तो सबसे पहले यहां वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता का मतलब है यहां जन की उत्पत्ति होगी। जन का मतलब क्या होगा? एक कबीला या एक गांव। और जन से जनपद मिले बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि और बड़ा होगा। और जनपद जब बड़े हो जाएंगे, जनपद जब बड़े हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? ठीक है, टोटल जनपदों को मिलाकर के भारत में कितने महाजनपदों का उदय होगा? 16। क्लियर है? और 16 महाजनपदों में से उन सभी को एकत्रित करता हुआ एक महाजनपद इन्हीं में से निकल करके आएगा और उसको वो करेगा पूरा साम्राज्य। वो क्या करेगा? पूरा साम्राज्य। तो इनमें से उदय होगा, इन 16 महाजनपदों में से उदय होगा एक साम्राज्य का जिसका नाम होगा मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। क्लियर है? वैसे वास्तविक भारतीय इतिहास की शुरुआत यहीं से है, मगध साम्राज्य से। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरी तरफ भारत में इसके समकक्ष ही भारत में धार्मिक क्रांतियां चल रही होंगी, क्योंकि भारत में बहुत चीजें एकदम से बदल चुकी होंगी। वैदिक काल के अंतिम कालखंड तक जाते जाते ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी चीजें अचानक से बदल चुकी होंगी। उस पर फोकस कर दूं मैं थोड़ा सा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जो बेटा वैदिक कालखंड है ना, ये वैदिक कालखंड, इस वैदिक कालखंड को भी 2 भागों में बांट करके देखा जाएगा। एक होगा ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। और एक होगा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है, कालखंड है, वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का है। ठीक है? ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी का स्रोत है अथर्ववेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। ठीक है? ऋग्वेद के 10म मंडल को बाद में जोड़ा जाएगा और उसी में भारत में पहली बार चतुर्वर्णीय समाज का वर्णन मिलेगा। और भारत में पहली बार चतुर्वर्णीय समाज का वर्णन मिलने का मतलब है कि यहीं पर पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को गढ़ा जाएगा। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जा रहा है वो अपने अनुसार कहा जाएगा, यानी कि वहां पर जो बातें हैं वो बड़ी लॉजिकली हैं। उन चीजों को हमने गौड़ कर दिया बाद में जाकर के। क्या लॉजिक है उसको समझिएगा। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, बाचाल होगा, बोलना जानता होगा, बातें बना लेता होगा, समाज को एक दूसरे से बातों में बांध लेता होगा, उसको ब्राह्मण कह दिया। जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर स्ट्रांग होगा, अन्य लोगों की रक्षा कर सकता होगा, और कोई बाह्य आक्रमण आता हुआ नजर आ रहा होगा तो उसके विरोध में खड़ा हो सकता होगा,
उसको क्षत्रिय का नाम दे दिया। जो व्यक्ति आय अच्छी तरीके से कमाना जानता होगा, यानी कि मैनेजमेंट इसको जिसको बहुत बेहतर तरीके से आता होगा, उसको वैश्य का नाम दे दिया गया। और जिस भाई को परिवार में से कुछ भी काम करना नहीं आता होगा, वो बस केवल सभी की सेवा में हाजिर रहता होगा कि हाँ बताओ, बाकी उसको कुछ आता नहीं होगा, यानी कि मेंटली स्टैंडर्ड उसका थोड़ा लो होगा, ऐसे व्यक्ति को जो है शूद्र का नाम दे दिया गया। यहां पर जो जाति व्यवस्था की गई थी ऋग्वेद में, वो जाति व्यवस्था कैसी थी? वो जाति व्यवस्था ऐसी नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी, वो कैसी थी? कर्म आधारित थी। कैसी जाति व्यवस्था थी? कर्म आधारित व्यवस्था थी। ऋग्वेद में यह कर्म आधारित व्यवस्था है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के इस कर्म आधारित व्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है, ये पूरी तरीके से चरमरा जाती है। और उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? ब्राह्मण के घर ब्राह्मण का जन्म होगा, क्षत्रिय के घर क्षत्रिय का जन्म होगा, वैश्य के घर वैश्य का और शूद्र के घर शूद्र का। वो बात अलग है कि ब्राह्मण के घर जिस ब्राह्मण का जन्म हो रहा है उसको खाने का भी होश नहीं है कि खाते कैसे हैं। और जो क्षत्रिय पैदा हो रहा है क्षत्रिय के घर, उसको फूंक मार दो तो बेचारा पता चले कि उड़ जाए। और तमाम क्षत्रिय हैं आज ऐसे, एग्जैक्ट पोजीशन में तमाम क्षत्रिय हैं आज ऐसे। मतलब तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा इठगो पूरो, मतलब जी जाते जोरते किल्ला दे तो एंड जागो, पूरा टूट जागो, पर क्षत्रिय है ना। तो बातें क्या है? जब चीजें कैसी हो जाती हैं, वंशानुगत हो जाती हैं, तो उनमें बुराइयां ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अगर वंशानुगत चीजों में बुराई नहीं हो रही होती तो भारत में आज लोकतंत्र नहीं रहा होता। वंशानुगत चीजों में अगर बुराई नहीं रही होती तो भारत में आज लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं थी। और अगर भारत में आज लोकतंत्र नहीं रहा होता तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये जितने भी अधिकार मिले हुए ये भी नहीं मिले होते। यानी कि ये जो वंशानुगत चीजें हमारे दिमाग में गौण कर करके बैठा दी गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये समाज में एक इस तरीके की प्रवृत्ति और इस तरीके की बुराई है जिसका कोई तोड़ है ही नहीं। कुछ लोग जिनको सत्ता में बैठे रहना है वो इसी चीज का खेल खेलते हैं, बस और कुछ नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अब आप यहां भी देखेंगे ड्रामा, जब एक के बाद एक 16 महाजनपदों में ड्रामा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्षत्रिय ऐसा, मतलब एक क्षत्रिय के संबंध होंगे वैश्या के साथ, और वैश्या के पुत्र को जन्म होगा, और जिस वैश्या के पुत्र का जन्म होगा वो आगोश में आकर के उसी क्षत्रिय को मार देगा और खुदा करके गद्दी पर बैठ जाएगा, मैं क्षत्रिय मोते बड़ो कोई क्षत्रिय ना है, मैं महाक्षत्रिय। मतलब ये सब चीजें क्या होंगी? ये वही है, यानी कि सत्ता जिसके हाथ में है वो अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता किसी भी स्थिति में। बाकी समाज में कुछ नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई धर्म व्यवस्था नहीं है, सब नाटक है एक तरीके का, भयंकर व्यवस्था। ये भयंकर तरीके की बीमारी है बस समाज में, और कुछ नहीं। वही तो बात है। खैर, तो यहां द्वितीय नगरीकरण होगा। द्वितीय नगरीकरण में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 में से एक महाजनपद निकल करके आएगा जिसको हम क्या कहेंगे? मगध साम्राज्य। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? दूसरी तरफ इस तरीके की जब बुराइयां हो रही होंगी, जब समाज 4 वर्गों में बढ़ चुका होगा, और समाज के 4 वर्गों में बढ़ जाने तक दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आएगा, उस उत्तर वैदिक काल में आकर के क्या हो जाएगा? वे जो 4 वर्ग थे वो अब कर्म आधारित नहीं रहेंगे, कैसे हो जाएंगे? वंशानुगत हो जाएंगी। और जब चीजें वंशानुगत हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उनमें बुराइयां व्याप्त हो जाएंगी। और बुराइयां व्याप्त हुई तब जब उन चीजों को, जो बंटवारा हुआ था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, वो बंटवारा किया गया था वैदिक काल में वेदों के अनुसार। उन वेदों में भाषा लिखी हुई थी संस्कृत, और वो संस्कृत आम जन की भाषा थी नहीं, आम लोगों की समझ में आती नहीं थी। उस संस्कृत को कुछ ही लोग थे जो समझ सकते थे, और जिसको मैंने क्या कहा था अभी, ब्राह्मण, तो वो लोग समझ सकते थे। तो अब वो अपनी सत्ता न जाने देंगे। वो क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे? लोगों को समझाने के लिए अर्थ करेंगे ना। जैसे मान के चलिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और मेरे हाथ में इंग्लिश की किताब है, और मान के चलो कि मुझे उससे कुछ फायदा हो सकता है, तो ऐसी ऐसी व्याख्या करूंगा कि बस तुम्हें लगेगी कि जितनी बार दैवीय गुणतकाएं सब मुंह में है, अब कोई बचो ही ना। समझ रहे हैं ना? तो वो वही स्थिति है। अब उन्होंने अपने तरीके से उसमें की व्याख्या, और व्याख्या करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन वेदों पर टीका लिखी, वेदों का व्याकरण दिया। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण को समझना होता है, और वेदों का व्याकरण दिया उन्होंने, उसको कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथों में दिया उन्होंने उसका व्याकरण, और ऐसा ऐसा व्याकरण दिया जिसकी कोई तोड़ नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इस देश को बचाए रखना है
तो ब्राह्मणों को दान करना पड़ेगा, सब लोग ब्राह्मणों को दान कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ये दान करेगा कौन, तो क्षत्रिय करेगा। तो फिर कहा क्षत्रिय के पास कहां से आएगा, कि वैश्य कमा करके देंगे। कि दान करना कैसे होगा, कि यज्ञ के माध्यम से। तो यज्ञ कौन करेगा, तो यज्ञ में मंत्र पढ़ने के लिए जो मंत्र विद्याएं हैं वो ब्राह्मण पढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर आहुति कौन देगा, तो क्षत्रिय देगा। तो फिर उसका खर्चा कहां से आएगा, वैश्यों से। फिर शूद्र क्या करें, कि फटाफट सफाई करें और तुरंत निकल जाएं। अगर वहां रुक गए और वेद को मंत्र उनके कानन तक पहुंच गो तो यज्ञ नष्ट है जाओ। यानी कि एक वर्ग को तो पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया तुमने। फिर आई बारी किसकी, वैश्य की। अब पूछा गया वैश्य क्या करे फिर, कि जल्दी अपनो सामान दे और फटाफट लेकर के दूर बैठ जाए, बैठ के दूर से सुन सकते है, बाकी कोई अधिकार ना है। अब उसने ब्राह्मण ने क्षत्रिय के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, ये काम तो वो क्षत्रिय के साथ भी कर सकता था। अब बात डरोगे जो कूट देगो, क्योंकि वो तो बलवान है ना, उसको डर है कि ये कूट देगा, यानी कि इसके संरक्षण की आवश्यकता है। जब इस तरीके से चीजें मनोवृत्ति में बांटी जाती है ना, यहीं से स्टार्ट होती है मनुस्मृति, जो बिल्कुल वहीं से वर्णन है कैटेगरी का। सब कुछ करने के लिए कुछ भी कर लो उसका भाई। बात क्या है, ये कैटेगरी उस समय पर बट गई। अब उस समय के ब्राह्मण को आप आज के ब्राह्मण से थोड़ी नहीं तोल सकते हो, वो ब्राह्मण आज थोड़ी नहीं है। न वो क्षत्रिय आज क्षत्रिय है, न वो शूद्र आज शूद्र है, न वो वैश्य आज वैश्य है। आज तो पता ही नहीं चल रहा कौन कौन है। और वैसे हो भी जाना चाहिए, पता ही न चले किसी को कौन कौन है, इसी में भलाई है। बस भलाई भी इसी में है कि किसी को पता ना चले कि कौन क्या है। तो इस तरीके की जब प्रवृत्तियां चलती हैं तो समाज में द्वेष उत्पन्न होता है, और समाज में द्वेष उत्पन्न होता है तो क्या हुआ, अब समझिएगा इस लाइन को। तो परिणाम क्या निकला इसका, इसका परिणाम ये निकला कि एक भाई को तो तुमने दे दिया देश निकाला, वो तो जाकर के रहने लगा वनों में। और जब आदमी वनों में रहेगा तुम उसको परिवार में रहने नहीं दोगे और वनों में वो भटकेगा, तो कहा जाता है कि खाली जो खोपड़ी होती है वो होती है शैतान की। अब उसके दिमाग में एक से एक भयंकर आइडिया आएंगे। वो रहा वनों में और वनों में रह करके अब उसके दिमाग में आए एक से एक भयंकर आइडिया, और उस आइडिया के तहत उसने एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम है आरण्यक ग्रंथ। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आरण्यक ग्रंथ कहां लिखे गए, वनों में, इसीलिए इसको वन पुस्तक के नाम से जानते हैं। इसको लिखा किसने, तो जिसको वनों में भेज दिया था। किसको भेज दिया था, यानी कि शूद्रों ने लिखा। अब शूद्रों ने लिखा, ब्राह्मणों ने कर दी अपनी व्याख्या, अब शूद्र करेंगे अपनी व्याख्या। उन्होंने और खतरनाक कर दिया। अब उन्होंने कहा कि किसी को भी भूखा नहीं मरना है, चाहे बनिया पैते उधार ले खानों पड़े, चाहे भाई के घर में डकैती डायरेक्ट खानों पड़े, चाहे उधार लेके मर जाओ कछू करना पड़े, पर भूखो ना मरनो। अब दोनों कंडीशन में विरोध हो गया। एक तो कह रहा है कि दान करो तब बच सकते हो, एक कह रहा हो कि भूखो ना मरनो चाहे चोरी करनी पड़े, दोनों ही अपवाद हैं। अब क्या हो, अब फिर सामंजस्य कैसे बने, तो इन पर सामंजस्य बनाने के लिए बाद में लिखे गए थे वेदों का सबसे अंतिम भाग क्या कहलाता है, उपनिषद। तब जाकर के क्षत्रियों ने बैलेंस किया, उपनिषद लिखवाए, और बैलेंस करते हुए ये कहा कि ना तो इधर के रहें ना इधर के रहें, इनको बैलेंस कीजिए। ना तो चोरी करने से काम होने वाला है, समाज में रहना है तो काम सबको करना पड़ेगा, और ना भाई साहब जाते हैं वो आकर सब कमाए कमाए के तुम्हें देते नहीं दान। ये सब चीजें बैलेंस कीजिए, तब जाकर के चीजें बटेंगी। यानी कि जब कभी भी इस तरीके की बुराइयां किसी भी धर्म में व्याप्त होती हैं, तो धर्म में व्याप्त होती हैं तो उसमें आवश्यकता होती है मंथन की। काय की, उस मंथन की जो आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं हम क्रांति। उस मंथन को हम क्या कहते हैं, क्रांति। का मतलब आप कभी भी ये मत समझिएगा कि गए डंडा लेकर चांद फाड़ दी, ये क्रांति ना है, ये लड़ाई है, ये क्रांति नहीं है। क्रांति का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने जिस आधार के लिए किए है उसके मूलभूत गुणों में परिवर्तन कर दे, जीवन जीने की मूलभूत इकाई में परिवर्तन कर दे, उसको क्रांति कहते हैं। जैसे हरित क्रांति, तो जीवन जीने की मूलभूत इकाई बदल दी ना उसने। जो फसल 1 बीघा में 1 मन भी नहीं हो रही थी, उस फसल को 12 मन 14 मन 15 मन तक लेकर के चले गए। ये क्या है, मूलभूत जीवन में मूलभूत परिवर्तन है कि नहीं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्रांति। यानी कि धर्म में जो बुराई व्याप्त थी हमारे में, उस धर्म के मंथन हुआ, और उस मंथन से जो क्रांति से निकल करके चीजें निकल करके आई, उनको नाम दिया गया क्रांति। उन्हीं को कहते हैं धार्मिक क्रांति। और इन धार्मिक क्रांतियों में कई सारी क्रांतियां निकल करके आई थी। वैष्णव क्रांति, शैव क्रांति, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ब्रह्म धर्म,
ये सब चीजें वहीं से निकल करके आई थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मूल रूप ले पाए वो दो धर्म थे। वो था, एक कौन सा था, नंबर एक था बौद्ध धर्म, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी छाप छोड़ पाया। वर्तमान में इसको जानने वालों की कमी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तुमको कह रहा हूं कि जिसने अपनी छाप छोड़ी वो कौन है, बौद्ध धर्म, और दूसरा था जैन धर्म। ये दोनों ही दोनों कौन हैं, तो हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं, उसी बुराई से निकली हुई बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, इतना क्लियर है। तो एक तो इतना पॉइंट हमको पढ़ना है, ये सब चीजें दिमाग रहेंगी ना क्रम बाई क्रम। सबसे पहले पाषाण, पाषाण के 3 कालखंड, उसके बाद में हड़प्पा, हड़प्पा के बाद में वैदिक, वैदिक के 2 कालखंड, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, उसके बाद में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास, जिसमें 16 महाजनपद, और 16 महाजनपदों में से कौन निकलेगा, मगध। और दूसरी तरफ इसके समकक्ष ही कौन, धार्मिक क्रांतियां, और धार्मिक क्रांतियों में कौन सबसे ज्यादा गौड़ होकर के निकल के आएंगे, कौन, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्लियर है इतना, यहां तक डाटा क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब हम पहुंच गए कहां, मगध पर। कहां पहुंच गए, मगध पर। अब मगध में बात करेंगे हम, तो सबसे पहली बात है कि मगध की पूछ लेता है राजधानी। तो मगध की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। भारत की सबसे पहली राजधानी पाटलिपुत्र है, इसको आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, दोनों ही सभ्यताओं का जन्म सप्त सैंधव क्षेत्र में होता है, यानी कि आजकल का हरियाणा, पंजाब और यूपी वाला पोर्शन, उत्तर पश्चिमी यूपी। धीरे धीरे खिसक करके राजनीति बिहार की तरफ जाती है, और आप देख लीजिएगा इस बात को आज भी कैलकुलेट करके, बिहारी राजनीति में कुछ न कर पाए, यूपी वाले भी राजनीति में कुछ न कर पाए, लेकिन बिहारियों में और यूपी वालों में ज्यादा दूर मत जाइएगा, इतने में ही अंतर आप करके देखेंगे तो ये दोनों ही ऐसे हैं कि राजनीति के लिए सबसे ज्यादा हल्ला मचाएंगे। तुमको लगेगा कि अब तख्ता पलटे हो, और एंड टाइम पर पता चलेगी कि यूपी में तो थोड़ी सी खैर पड़ सके, लेकिन बिहार में तो एंड टाइम पर पता चलेगी कि पौवा पी के टुन, और 24 घंटा में खेल खत्म, तख्ता पलटवेगी चल रही है कि खुद ही पलट गई। ये राजनीति मतलब होता क्या है, किसी किसी जगह की विषय वस्तु उसी के अनुसार चलती है, तो ये वही गौड़ है। तो ये विषय वस्तु यहीं से है, मगध की उत्पत्ति होती है, और मगध की राजधानी के तौर पर शुरुआत होती है किसकी, पाटलिपुत्र की। ठीक है, मगध में जो सबसे पहला वंश निकल करके आता है वो कौन है, तो मगध का सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। मगध का सबसे पहला वंश कौन सा है, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, यह समय क्या रहा है, तो हर्यक वंश का समय रहता है 544 ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी, समझ गए ना, 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। मगध का संस्थापक कौन है, तो मगध का संस्थापक कौन है, बिंबसार। कौन है, इस आदमी की एक चीज बड़ी बढ़िया लगती है, ये कह रहा है कि जब कभी भी आपको लोगों को बेवकूफ बनाने का मौका मिल जाए ना, मौका, तो उसको छोड़िए मत। अब आप कहोगे कि कैसे, ऐसे समझिए आप, छोटी सी बात में एक उदाहरण दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 महाजनपद है ना, सब बराबर बराबर कैसे हैं। मान लो ये वाला जो है ये मगध है, कौन है, और यहां का शासक है बिंबिसार। इसने कहा कि मैं आया हूं तो भाई साहब ऐसे तो नहीं मरूंगा, कुछ तो करके जाऊंगा नया। तो इसने क्या किया,
अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध बनाने की शुरुआत कर दी। सबसे पहले मान के चलो कि ये कोई है राजा, इस राजा की कोई है पुत्री, उस पुत्री के साथ भाई साहब ने बनाए प्रेम संबंध और ब्याह कर लो। एक है वो, एक जी कोई राजा है, जाकी पुत्री त्यो ब्याह कर लो। दो है गे, एक जी कोई राजा है जेउते ब्याह कर लो, क्या है गे? तीन है गे। अब जाते कई कि जा पे आक्रमण करूंगो, बता कहा कह रहे हो, टेंशन मत लो, चूंकि अब तो ब्याह है वो ना, तो टेंशन मत लो, जाने जा पे करो अटैक, खत्म। एक फायदा। अब जाते कहीं यहां कर रहा हूं, पीछे को मत लौट जानती हो, बिल्कुल ना, ए जा पे करे अटैक जी खत्म। क्या हुए? इसका पुत्र होता है अजात शत्रु। आप ये समझ लीजिए कि जाको जय पुत्र है सकतो मैं ख्यालम। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि सबसे पहली बात तो ये है कि बिंबिसार की हत्या कर दी और तब जाकर के गद्दी पर बैठा अजात शत्रु, अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा, है ना। दूसरी बात क्या है, अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो जी जितनी बार ननिहाल हत्या सब टेंशन में आ गई, अरे तय ऐस कर दो हमें जीजा मार डाले, तो यानी रुको, डांटी खाओ भी। इसने क्या किया, जितनी भर नंसार हत्या जय सबन पर अटैक कर दो, खत्म कहानी समन की, खेल खत्म कर दो मैंने। इसका पुत्र हुआ उदयन, इसने इसकी हत्या कर दी। हाँ जी, और अजात शत्रु ने जितने भी वैवाहिक संबंध बनाए थे, जितने भी मित्र बनाए थे, वहां ने जान वो सब मार डाली। इतना बड़ा हो गया, अब कहा बच्चों, अब तो बाद के आवे वैसी रौंद रौंद के मार डालेंगे, नहीं समझे। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, यानी कि गद्दी पे तभी बैठ पा रहे हो जब पिता की हत्या कर रहे हो पहले। हाँ जी, तो एक नाटक शुरू हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, यही वो व्यक्ति है जो पाटलिपुत्र का संस्थापक है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? उदयन। क्लियर है। तीसरी बात, अब इस वंश का अंतिम शासक पूछ लेगा, शासक तो तमाम है, हम अंतिम की बात करते हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम क्या है? दर्शक। क्या है? दर्शक। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सबसे पहला कौन हो गया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में दूसरा कौन आता है? नागवंश। नागवंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। कौन है? अब समझिएगा, दर्शक का अमात्य है शिशुनाग। अमात्य ना जानते, बाकी ना काम करे वो कर्मचारी, उनको कोई मुखिया है। दर्शक का अमात्य है शिशुनाग, और सबसे पहला काम यही करता है कि दर्शक ये मार दे तो, और दर्शक को मारने के बाद में शिशुनाग राजगद्दी पर बैठता है और नए वंश की स्थापना करता है। कौन सी? नागवंश। शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है कालाशोक। कौन होता है? इसको काकवर्ण भी कहा गया है इतिहास में। मतलब इतनो ज्यादा कालो है, इतनो ज्यादा कालो है कि बेइंतहा हद से ज्यादा, मतलब भैंसा समझ लो एक तरह से। और शरीर है 7.5 फुट का, मतलब इतना भयंकर आदमी, और ऊपर से थोड़ा सा क्रूर और है। आंखें बताते हैं कि जब इसके बारे में कहा जाता है, इतिहासकार लिखता है कि
इसके बारे में कहा जाता है कि 7.5 फुट का आदमी, 7 फुट भी नहीं, 7.5 फुट का आदमी, विशालकाय और भयंकर तरीके का काला, और आंखें एकदम से ऐसी जैसे मतलब सांप, बिल्कुल लाल पड़ी हुई। अब ऐसा आदमी तुम्हारे सामने एकदम आ जाए, हाथम तलवार और हुई, आधे से तो भयके मारे पागल है जाएंगे, माने निकल रहे यहाँ से जल्दी। और ऐसे आदमी से कोई विवाह करना चाहेगा? तो लेकिन इसको कहते हैं राजनीति। यहां सब संभव है, विवाह भी हुआ और विवाह के अलावा अन्य संबंध भी हुए, और अन्य संबंधों में ही एक वैश्या के साथ संबंध हुआ, और वैश्या के साथ संबंध हुआ, वैश्या की संतान होती है महापद्मनंद। कालाशोक की जैसी मृत्यु होती है तो कालाशोक के 10 पुत्र हैं जो उसकी गद्दी को संभालने वाले हैं, लेकिन वैश्या का पुत्र है महापद्मनंद। उस पुत्र ने क्या किया, जितने भी उसके कालाशोक के मेन पुत्र हैं उन सबको मार दिया, और सबको मारने के बाद गद्दी पर बैठा खुद, और स्थापना की नंद वंश की। क्या की? नंद वंश की स्थापना की। किसने की? संस्थापक कौन है इसका? महापद्मनंद। महापद्मनंद का छोटा भाई है जो इससे भी कई पद आगे है, उसका नाम है धनानंद। धनानंद के शासनकाल तक पता चलता है कि इतिहास में ये और ये और ये इतने सब मर चुके हैं, बस एक दो ही बचो है जिस सबन खा चुके हैं। 1 2 3 4 5, सॉरी 4 रह गए जाके टाइम तक, इतने खत्म हो चुके हैं। इतना बड़ो है वो मगध, अब काऊ की औकात है जाते बोल जावे कछु? जो इस साम्राज्य पर बैठा हो, अब किसी की औकात है कि इससे कुछ बोल जाए? नहीं औकात है ना। दूसरी तरफ धनानंद के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही क्रूर व्यक्ति है, बड़ा क्रूर, जनता से टैक्स वसूलता है इतने बड़े लेवल पर जिसकी कोई सीमा नहीं। अकाल पड़ो, अकाल मृत्यु हो काऊ की बात कोई मतलब ना है, बात टैक्स चाहिए। कई इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि कई बार इतिहास इसने टैक्स वसूलने के दौरान ये कंडीशन कर दी कि किसी के घर में मौत हो गई तो उसकी मौत हुई यानी कि उसकी लाश से खाल खिंचवा ली और ले जाकर के बाजार में बिकवा दी। इतना क्रूर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जनता कैसी रही होगी? उसको बस यही लग रहा होगा कि कैसी मर जाए जाते फंद कटे कैसे। और इसके शासनकाल में मंत्री के तौर पर मंत्री पद पर बैठे हुए हैं कौन? चाणक्य। चाणक्य इसके मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, और इसी के शासनकाल में भारत के साथ एक बड़ी दुर्घटना होती है। भारत पर एक विदेशी आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण। मकदूनिया का निवासी, मध्य एशिया का निवासी सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर मध्य एशिया से रौंदता हुआ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इतने हिस्सों को लूटता हुआ सीधा भारत में आ पहुंचा। भारत में राजा पौरुष के साथ इसका युद्ध हुआ। राजा पौरुष के पास बहुत छोटी सेना है, उस छोटी सी सेना ने, राजा पौरुष की छोटी सी सेना ने सिकंदर की नाक में दम भर दिया। बाद में राजा पौरुष हार गए, और हारने के बाद सिकंदर ने राजा पौरुष को अपना मित्र बना लिया। अब यहां से कहानी शुरू होती है धनानंद के साथ। जैसे ही राजा पौरुष हारते हैं, जो दूरगामी लोग होते हैं, जिनको समाज की, देश की चिंता होती है, वो कुछ ना कुछ कहते हैं। चाणक्य भी उनमें से एक है। अच्छा, चाणक्य के साथ एक समस्या ये है कि चाणक्य इतना बुद्धिशाली है कि उनकी राजनीतिक चीजें आज तक उन चीजों तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं। और चाणक्य इतना कुरूप है कि कोई आदमी एक बार देख ले तो आधा सौ डर पे जाए। मतलब कहा जाता है चाणक्य के बारे में कि चाणक्य इतना विद्वान, इतना विद्वान, ये तो विद्वानता का तो कोई तोड़ ही नहीं है उसकी का, लेकिन क्रूप भी इतना कि आधी सिर पर बार नहीं है, यहां तक बाल केवल पीछे पीछे हैं, पूरा मतलब एक तरह से दूसरा काकवर्ण समझ लीजिए आप, कुछ इस तरीके का। ऐसा व्यक्ति तुमको उपदेश देने और चला जाए,
और तुम राजा, और ऊपर ते धनानंद जैसे। कहा की होगी बातें? चले जाओ पिटकी जा रहा हो, वैसी वैसी जा रहा होगा, कुटेगो हम पे ही। चाणक्य ने पूरी तरीके से धनानंद को समझाने की कोशिश की, धनानंद को सब तरीके से समझाया कि तुम इस देश के सबसे बड़े राजा हो, कोई भी विदेशी आक्रमण अगर तुम्हारे ऊपर होता है तो तुम्हारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो जितने बड़े पद पर बैठा है ना, उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा है। और बड़े पद पर बैठने के बाद में कोई जिम्मेदारी न लेते हुए जर्सी गाय कह जाए और उसके समर्थन में तुम उतर जाओ किसी महिला को, तो इसका मतलब है कि इस देश का सत्यानाश हो चुका है। क्योंकि बात यह नहीं है कि तुमने जर्सी गाय कहा, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी की, बात यह है कि तुम पद पर किस पर बैठे हो, उस पद की गरिमा कुछ है कि नहीं है। तमाम इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी और वो तमाम चलाते हैं, और उसी तरीके से मैं भी यहां स्टैंड पर खड़ा होकर के गाली बकने लगूं तो 10 15 20 चप्पल आंगी उधरते सीधी सीधी। उस पद की कोई गरिमा है कि नहीं है, वो पद कहां बचेगा। वही चीज चाणक्य लगातार धनानंद को समझाते रहे। धनानंद ने कही जी अब हमारे राज्य में ना घुसो, मैं जाते कछु ना कहूंगो जब तक मेरे राज्य पे ना आवेगो, यानी कि रावी नदी के तट पर नहीं आएगा। चाणक्य ने ज्यादा समझाया, धनानंद ने गुस्से में आकर के एक लात मारी चाणक्य को, भग जाते जा जाकर के बचा ले उसको, जो करना है। वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का उदय होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को पहले से ही ट्रेनिंग दे रहे थे चाणक्य। हाँ जी। तो दूसरी तरफ सिकंदर का आक्रमण हो गया। अब बात आई किस पर? रावी नदी पर। मान के चलिए ये रावी नदी है, इधर से स्टार्ट होता है धनानंद का साम्राज्य, और यहां पर आकर के खड़ा हुआ है सिकंदर, और सिकंदर के साथ मिल चुका है अब राजा पोरुस। सिकंदर ने अपनी सेना को बोला कि मुझे बनना है विश्व विजेता, यानी कि हमारा अगला कूच होगा कौन? तो मगध। हम अगला युद्ध करेंगे किसके साथ? मगध के साथ, भारत के साथ। सिकंदर की सेना ने कही कौन सो मगध? भागो राजा धनानंद तो का वही कि हाँ, तलवार फेंकी फटाफट, मरवाए बिलायो हमें, वैसे ही कहते हत्या करवानी है भाई। सिकंदर ने उनको बहुत समझाया कि अगर हम हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीत गए ना तो दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत हमको नसीब होगी, कि हमें मन्नो ही मन्नो है ना चिंग रही ऐसी। क्योंकि धनानंद के बारे में पहले से ही सबको पता है कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। 10,000 से ज्यादा की उस दौर में उसके पास हाथियों की संख्या है, 1 लाख से ज्यादा की उस दौर में उसके पास घोड़ों की संख्या है, उस दौर में 10 लाख से भी ज्यादा की उसकी पैदल सेना है। मरबाबे में लेके कहां जा रहा है? हम ना जा रहे। सिकंदर लगातार कहता रहा कि ना आक्रमण करेंगे, जाता तू ही कर ले, हम तो जा रहे हैं, लौट के पे करूं। कुल मिलाकर के बात यह है कि सिकंदर की सेना ने बिल्कुल भी बात को स्वीकार नहीं किया कि हम धनानंद पर आक्रमण करेंगे। सिकंदर समझाता रहा। खेमा रावी नदी के तट पर पड़ा हुआ है। ऐसी ही कंडीशन में एक छोटे से बालक की एंट्री होती है, खतरनाक, जिसको कहते हैं हीरो। अभी उम्र है 14 साल। एक तरफ सिकंदर, समझिएगा, एक तरफ सिकंदर जिसका नाम सुनते ही आधे से राजाओं के पसीने छूट जाते हैं कि सिकंदर आएगा, क्योंकि मध्य एशिया को पूरी को रोता हुआ चला आया है। और दूसरी तरफ एक 14 साल को बालक जहां ट्रेनिंग दे रहे हैं चाणक्य, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य अचानक से सिकंदर के खेमे में घुसा, जिस समय सिकंदर रात को सो रहा है उस समय, और सिकंदर तो जाके बोले हाथ मिलाओ। सिकंदर ने कही कोरे तू, मानी मित्र, कैसो मित्र? के ऐसो मित्र के धनानंद तुम्हारा भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन, दोनों मिलकर के धनानंद पर चढ़ाई करते हैं। सिकंदर तलवार कहां में ही कहां थे हो यहाँ? वो भागा तलवार लेने, इतनी देर में तो चंद्रगुप्त मौर्य 1 2 3। आप समझ सकते हो
सिकंदर के खेमे में जहां उसका पड़ाव पड़ा हुआ है उस जगह पर घुस जाए 14 साल का बच्चा, और उसकी पूरी सेना में से निकल जाए 14 साल का बच्चा, मतलब कितना खतरनाक रहा होगा वो। ऐसा है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी शुरुआत होती है। और वही चंद्रगुप्त मौर्य अगले ही 2 साल में पूरे भारत में जितने भी कबायली इलाके हैं, यानी कि जो जनता है उससे त्रस्त है, उन सबको इकट्ठा करता है, उनकी सेना बनाता है, और उनकी सेना बना करके धड़ाम से सीधा चढ़ाई कर देता है धनानंद पे। चढ़ाई भी ऐसे वैसे नहीं, तब जब वो सीधा अपने दरबार में बैठा हुआ है तब घुस गो सीधो खेमे में, और जब गद्दी पर बैठा हुआ उसी समय पर उसका सिर उड़ा दिया, हटाओ, खेल खत्म। तुम समझ रहे हो, मतलब उस व्यक्ति के अंदर कितनी भयंकर उत्सुकता रही होगी। मतलब धनानंद जिसका नाम सुनकर के सिकंदर के पसीने छूटे हुए हैं, सिकंदर की सेना भारत छोड़ करके लौट गई इसी आघोष में, और उस व्यक्ति के दरबार में घुस गया, और केवल दरबार में नहीं घुसा, गद्दी पर बैठा हुआ उसी समय उसकी गर्दन उड़ा दी। तुम समझ रहे हो, मतलब कितना खतरनाक तरीके का खिलाड़ी रहा होगा वो। और यहां से शुरुआत होती है भारत में एक नए साम्राज्य की, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इतना पड़ाव क्लियर है यहां तक। तो मगध, मगध में हमें पढ़ना है हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, और इसके बाद में शुरू होगा कौन, मौर्य साम्राज्य। हटाऊं इतना, नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, मौर्योत्तर युग, गुप्त युग और गुप्तोत्तर युग। यह कालानुक्रम है प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने का। गुप्तोत्तर युग में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की पराजय होगी, तुरंत भारत में मुस्लिम साम्राज्य का उदय होगा, और वहीं से 1206 में जाकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ओवरऑल आपको किस क्रम में पढ़ना है, प्राचीन भारत समझ गए, क्लियर है ना? अब डाटा अलग अलग बने रहेंगे दिमाग में कि इनके भी राजा वगैरह लिखूं मैं, वंश वगैरह, इनके राजा वगैरह वंश वगैरह लिखूं, ये इतना ही लिखने दीजिए ना। जैसे ही इसमें आएंगे इनके राजा बता दूंगा, इसमें जाएंगे इनके वंश और राजा बता दूंगा, इसमें जाएंगे जब इनके राजा और वंश, और इसमें जाएंगे जब इनके राजा और वंश, तब ज्यादा सही तरीके से याद हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले क्या, पाषाण संस्कृति, उसके बाद क्या, हड़प्पा, हड़प्पा के बाद में वैदिक, वैदिक के बाद में छठी शताब्दी, छठी शताब्दी में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद के बाद में मगध का उत्कर्ष, छठी शताब्दी में दूसरा कौन, धार्मिक क्रांतियां, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मगध के उत्कर्ष में सबसे पहले कौन, हर्यक वंश के बाद में नागवंश या शेषनागवंश, उसके बाद में नंदवंश, और उसके बाद में मौर्य युग, मौर्य वंश। और यहां से कालखंड हो जाएंगे पूरे इतिहास के 4, कितने, मौर्य युग, मौर्योत्तर, मौर्यों के बाद में मौर्यों के बाद में उनका उत्तर यानी कि मौर्योत्तर, और फिर गुप्त, और गुप्तों का उत्तर यानी कि गुप्तोत्तर। 4 कालखंड क्लियर है। इसमें केवल मौर्य वंश के राजा होंगे, इसमें केवल गुप्त वंश के राजा होंगे, और इनमें कई कई वंशों के राजा होंगे। यहां वंश है 8, 4 भारतीय, 4 विदेशी, और यहां वंशों की कोई लिमिट नहीं है, यहां तो तमाम है, यहां तो फिर पूरी खिचड़ी पक जाएगी। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब शुरुआत करते हैं। तथ्यों की बात करते हैं। सबसे पहला तथ्य है, पुरापाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार आग की खोज था। ध्यान रखिएगा, पाषाण काल के 3 कालखंड बताए मैंने, कौन कौन से, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है आग की खोज, आग की खोज, तो आग की खोज हुई है पुरापाषाण काल में। खोज कब? लेकिन आग का प्रयोग करना, आग का क्या करना, आग का प्रयोग करना मानव सीखता है नवपाषाण काल में।
कब सीखता है? दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं अलग अलग? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, पुरापाषाण काल में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या है? आग की खोज करना, आग की खोज करना। जबकि मानव आग का प्रयोग कौन से काल में सीखता है? क्लियर है? दूसरा पॉइंट है नवपाषाण काल के अन्य आविष्कार क्या क्या है? यानी कि एक तो हो गया आग की खोज कर ली, आग का प्रयोग करना सीख गया, इसके अलावा और क्या क्या है? ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा गया। पहिए का आविष्कार किस दौर में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस दौर में हुआ? नवपाषाण काल में। पॉलिशदार उपकरण, पॉलिशदार उपकरण समझ रहे हैं ना? आजकल जो मिट्टी के बर्तन होते हैं पॉलिशी तो की जाती है उन पर, पॉलिशदार उपकरणों की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। चाक पर बर्तन बनाने की विधि कब से शुरू हुई? नवपाषाण काल में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अगला क्वेश्चन, जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव कौन सा है? आधुनिक मानव कौन सा है? तो आधुनिक मानव यानी कि होमोसेपियंस का विकास कौन से काल में हुआ था? तो विकास हुआ था मध्यपाषाण काल में। और कब जाकर के पूर्ण हुआ था? तो विकास पूर्ण हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक है? आधुनिक मानव कौन है? होमोसेपियंस। आधुनिक मानव कौन है? होमोसेपियंस। और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का विकास कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में। और पूर्ण कब हुआ था? नवपाषाण काल में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तमाम बार पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहली बार मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो सबसे पहली बार मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, एक जगह है अतरिपक्कम। कौन सी? अतरिपक्कम। अतरिपक्कम से। और ये जगह कहां है? तमिलनाडु में। और दूसरे साक्ष्य मिलते हैं हथनोरा से, और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भीमबेटका। क्वेश्चन तो पहले इसी को पूछ लेता है, ये भीमबेटका पड़ता कहां है? नर्मदा नदी घाटी में। भीमबेटका पड़ता कहां है? नर्मदा नदी घाटी में। और नर्मदा नदी घाटी कहां है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? नर्मदा नदी घाटी कहां है? तो क्वेश्चन है भीमबेटका यानी कि नर्मदा नदी घाटी में पड़ता है मध्य प्रदेश में, से पाषाण काल के कितने कालखंडों की चित्रकारी के वर्णन मिलते हैं? ये क्वेश्चन ये पूछता है। पहली बात तो याद रखिएगा, ये पूछता है ये कहां से पाषाण काल के तीनों कालखंडों के चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकारी के, जैसे ही चित्रकारी कहे और तीनों कालखंड आए, चित्रकारी कहे और तीनों कालखंड आए का मतलब क्या हो गया? तीनों कालखंड से मतलब समझ गए? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और। क्लियर है? कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है ना? तो पाषाण काल के तीनों कालखंडों के चित्रकारी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका कहां पड़ता है? नर्मदा नदी घाटी में। कहां पड़ता है? और नर्मदा नदी घाटी का मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है? नेक्स्ट, मृदभांडों के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मृदभांड समझते हो? मृद, मृद, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन। मृद भांडों के प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि मिट्टी के बर्तनों के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले हैं? चौपानी मांडू से। चौपानी मांडू कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, सबसे पहली बार पालतू पशु के प्रमाण कहां से मिले हैं? पालतू पशु, सबसे पहली बार पालतू पशु के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो सबसे पहली बार पालतू पशु के प्रमाण मिले हैं बागौर से। बागौर कहां पड़ता है? राजस्थान में। और दूसरे मिले हैं आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां पड़ता है? सबसे पहली बार पालतू पशु के प्रमाण कहां से मिले हैं? नंबर 1 बागौर और नंबर 2 आदमगढ़। बागौर कहां? राजस्थान। और आदमगढ़ कहां? एमपी। और दूसरी बात, ये सबसे पहली बार पाला गया पशु कौन सा है? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु भी कुत्ता ही है। क्लियर है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकली भी मानव को जो बहुत ज्यादा मैच करता है वो कुत्ता ही है। तो अगर कोई कहता है कि आपकी प्रवृत्ति कुत्ते जैसी है तो टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट, कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ गए सारे पॉइंट? क्लियर है? चलिए आज के लिए बहुत है, फिर ज्यादा हो जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे इसको, है ना? हाँ जी, क्लास तो कल से स्टार्ट होगी।